आइए सुनते हैं मन्नू भंडारी की लिखी कहानी क्षय। सावित्री के यहाँ से लौटी तो कुंती यूं ही बहुत थका हुआ महसूस कर रही थी। उस पर से टुन्नी के पत्र ने उसके मन को और भी बुरी तरह मथ दिया। पापा को भी 2 बार खांसी का दौरा उठ चुका था। वह जानती थी कि वे बोलेंगे कुछ नहीं, पर उनका मन कर रहा होगा कि टुन्नी को वापस बुला ले। रात में लेटी तो फिर उसी पत्र को खोलकर पढ़ने लगी। दीदी, मेरा मन यहाँ जरा भी नहीं रखता। सारे समय पापा की और तुम्हारी याद आती रहती है। स्कूल वालों ने भी मुझे 8वीं में ही भर्ती किया है। उस दिन तुम मेरे हेडमास्टर साहब के पास चली जाती तो कितना अच्छा होता। पूरा 1 साल बच जाता। तुमने मेरा इतना सा काम भी नहीं किया। दीदी, पूरा 1 साल बिगड़वा दिया। क्या सचमुच ही उसने टुन्नी का साल बिगड़वा दिया? नहीं नहीं, जो कुछ उसने किया ठीक ही किया। कोई उसके पास इस तरह की सिफारिश लेकर आए तो उसका वश चले तो वह स्कूल के फाटक से ही निकाल बाहर करे। वह शुरू से ही इतना कहती थी कि टुन्नी पर मेहनत कर, पर उस समय पापा को टुन्नी बच्चा लगता था। अब फेल हो गया तो जान पहचान का फायदा उठाओ, सिफारिश करो। उसने जो कुछ किया ठीक किया। स्कूलों में यह सब देखकर उसका मन आक्रोश, दुख और ग्लानि से भर जाता है। पर होता है और वह देखती भी है, लेकिन उससे क्या हुआ? वह स्वयं ऐसा कभी नहीं करेगी। जिस दिन पापा ने उससे यह बात कही थी, वह अवाक सी उनका मुंह देखती रह गई थी, जैसे विश्वास न हो रहा हो कि पापा भी कभी ऐसी बात कह सकते हैं, और वह भी कुंती से। कुंती आज जो कुछ भी है, विचारों से, विश्वासों से पापा की ही तो बनाई हुई है। लेकिन पापा बदल गए हैं, बहुत बदल गए हैं। शायद ये बीमारी ही ऐसी होती है कि आदमी को बदलना पड़ता है। कुंती स्वयं महसूस करती है कि उसकी जिस आदर्शवाद और दृढ़ आत्मविश्वास पर पापा कभी गर्व किया करते थे, उसी पर आज वे शायद दुख करते हैं। उन्हें लगता है जैसे कुंती को बनाने में वे कहीं भूल कर बैठे हैं। वह अपना मन टटोलने लगी। क्या सचमुच ही कुछ गलत विश्वास और गलत सिद्धांत वह पाल बैठी है? सामने वायलिन पड़ा था। वह उठी और वायलिन लेकर छत पर चली गई। जब उसका मन बहुत खिन्न होता है, उसे वायलिन बजाना बहुत अच्छा लगता है। रात के सन्नाटे में मन का अवसाद जैसे संगीत की स्वर लहरियों पर उतर उतर कर चारों ओर बिखरने लगता है। वह आंख मूंद कर बेसुध सी वायलिन बजाने लगी। उसकी त्रस्त आत्मा, खिन्न मन और शिथिल शरीर धीरे धीरे सब थिरकने लगे। वह किसी और ही लोक में पहुंच गई। खों 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 खों। पापा की लगातार खांसी से उसकी तन्मयता टूटी। एकाएक ही अंगुलियां शिथिल हो गईं और वायलिन थोड़ी के नीचे से सरककर छाती पर आ टिका। वह नीचे आई। पापा को आज तीसरी बार दौरा उठा था। उन्हें दवाई दी और पास बैठकर तब तक पीठ सहलाती रही जब तक वे शांत होकर लेट नहीं गए। जब वह अपने कमरे में आकर लेटी तो रात करीब आधी बीत चुकी थी। आज सावित्री के यहाँ उसका पहला दिन था। उसे ख्याल आया, कल जब वह स्कूल जाएगी तो मिसेज नाथ उसे देखकर वैसे ही व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराएंगी। उसकी इस मुस्कुराहट ने हमेशा ही उसके मन में घृणा पैदा की है। उसे लगा जैसे कल वह इस मुस्कुराहट का सामना नहीं कर सकेगी। उसका उपहास करती, उस पर आरोप लगाती सी मिसेज नाथ की मुस्कुराहट अंधेरे में एक बार उसके सामने कौंध गई। कुंती ने करवट बदली तो मकान मालिक के बच्चों के मास्टर का दयनीय सूखा सा चेहरा उसके सामने उभर आया। एक यह व्यक्ति है जिसने उसके मन में हमेशा अपने काम के प्रति अरुचि उत्पन्न की है। ओह, क्या क्या कल्पनाएं थीं उसके मन में अध्यापन को लेकर। लेकिन मिसेज नाथ, यह मास्टर। कुंती ने फिर करवट बदल ली। 1 महीने में ही घर का जैसे सब कुछ बदल गया। उसे वह दिन याद आया जब वह डॉक्टर के यहाँ से पापा की एक्सरे प्लेट के साथ रिपोर्ट लेकर आई थी कि उन्हें क्षय है। रास्ते भर वह यही सोचती आई थी कि पापा को रिपोर्ट कैसे देगी, उन पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। दवाइयों का लंबा नुस्खा और हिदायतों की लंबी सूची समस्या के दूसरे पहलू को भी उभार उभार कर रख रही थी। कैसे वह सब करेगी? करना तो सब उसी को है। पिछले 4 सालों से इस घर के लिए वही तो सब कुछ करती आई है। वही तो पापा की पहली संतान है। और पापा हमेशा ही कहते थे वह उनकी लड़की नहीं, लड़का है। शुरू से उसे लड़के की तरह ही पाला,
बचपन में वह लड़कों के साथ खेली, लड़कों के साथ पढ़ी और अब लड़कों की तरह ही घर को संभाल रही है। पर अब घर पहुंची तो पापा पलंग पर लेटे हुए थे। उसने चुपचाप वह लिफाफा उनके हाथ में थमा दिया और नौकर को चाय लाने का आदेश देकर अंदर चली गई। वह प्रतीक्षा कर रही थी कि पापा उसे बुलाएंगे, कुछ कहेंगे, पर उन्होंने नहीं बुलाया। क्या पापा को रिपोर्ट देखकर सदमा लगा? क्या वह पहले नहीं जानते थे कि उन्हें क्षय है? फिर चाय पीने वह बाहर जाकर बैठी। शायद अब कोई बात चले, पर फिर मौन। पापा पैर फैलाकर तकिए के सहारे बैठे शून्य नजरों से आसमान निहार रहे थे। कुंती ने प्याला पकड़ाया तो चाय पीने लगे। खामोशी के वे क्षण कुंती को बहुत बोझिल लगे थे। सामने इतनी बड़ी समस्या है और दोनों यूं ही मौन बैठे हैं। स्थिति की गंभीरता को दोनों ही महसूस कर रहे थे, पर लग रहा था जैसे उसका नाम लेने भर से वह और विकट हो जाएगी। पापा शायद सोच रहे थे कि दोनों बच्चे कितने असहाय महसूस करने लगेंगे, और कुंती सोच रही थी कि बात करने से ही पापा के मन में जीवन के प्रति कैसी घातक निराशा छा जाएगी। दोनों बच्चों के अनिश्चित भविष्य की चिंता उन्हें कितना व्यथित बना देगी। पर मौन रहने से ही तो यह सब नहीं सुलझ जाएगा। तब केवल बात करने भर के लिए ही कुंती ने टुन्नी को इलाहाबाद भेजने की बात कह दी थी। वह जानती थी कि पापा इसका विरोध करेंगे। अपने बच्चों को वे एक दिन के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकते। फिर टुन्नी छोटा था, अधिक लाडला, पर वे कुछ नहीं बोले थे। धीरे से इतना कहा था, भेज देना। कुंती को लगा जैसे पापा विवश होकर कह रहे हूँ, मैं कौन होता हूँ कुछ कहने वाला, अब तो तुम ही सब कुछ हो, जो चाहो सो करो, मैं क्षय का रोगी। कुंती की आंखें छलछल आई थी। थोड़ी देर बाद पापा ने रुकते रुकते कहा था, एक बार कोशिश करके इसे चरवा तो दे। तेरी हेडमास्टर साहब से अच्छी जान पहचान है, वहां भी जाए तो 1 साल तो बच जाए। जहर की तरह कुंती ने चाय का घूंट निगला था और अपने को भरसक संयत करके बोली थी, पापा कम से कम स्कूलों को तो इन सारी बातों से भ्रष्ट न करवाओ। टुन्नी मेरा अपना विद्यार्थी होता तब भी मैं उसे कभी नहीं चढ़ाती। उसके स्वर में आवेश नहीं था, पर दृढ़ता थी, और पापा चुप हो गए थे। पर आज टुन्नी का पत्र न जाने क्यों रह रहकर मन में टीस उठा रहा है। कुंती को लगा जैसे प्यास से उसका गला सूख रहा है। उसने उठकर पानी पिया। आकर लेटी तो नजर फिर वायलिन पर पहुंच गई। एक बार फिर इच्छा हुई कि वायलिन लेकर छत पर चली जाए, पर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सावित्री की ट्यूशन वह निभा सकेगी, अब तो जैसे भी हो निभाना ही होगा। वह स्कूल में 6 घंटे काम करती है, तब जाकर उसे 200 रुपए मिलते हैं, और कहीं 1.5 घंटे के ही 200। फिर 1 महीने खुशामद की उसकी माँ ने। चाल चक्कर तो घर के ही लगाए, पर फिर भी, और उसकी आंखों के सामने मकान मालिक के मास्टर जी फिर घूम गए। वे मास्टर जी हैं, पर तभी रिक्शा में सामान लदवा कर लाते हैं, तो कभी सेठानी का हिसाब लिखते हैं। वह तो जिस दिन भी देखेगी कि उसके सारे परिश्रम के बावजूद सावित्री नहीं सुधर रही, कुछ भी नहीं सीख रही, उसी दिन छोड़ देगी, चाहे कितनी ही मुसीबत क्यों न सहनी पड़े। सावित्री को पढ़ाना कोई सरल काम नहीं है। जो 8वीं के भी लायक नहीं है, उसे 9वीं में पास करवाना। 1 महीने ही बैंक से पापा के 1000 से अधिक रुपए निकल चुके थे। वह नहीं चाहती है कि अब और निकले। पूंजी के नाम पर उनके पास कुल 5000 ही तो थे, जिनके प्रति उनका मोह उम्र के साथ ही साथ बढ़ता जा रहा था। लगता था जैसे यह रुपया ही उनका एकमात्र सहारा है। उसे वे कभी कुंती के ब्याह के लिए बताकर एक उत्तरदायी बाप होने का संतोष प्राप्त करते थे, तो कभी टुन्नी की पढ़ाई के लिए बताकर उसके उज्जवल भविष्य की कल्पना का सुख लेते थे। उसमें से भी अब खर्च होने लगा। कुंती भी क्या करती? यूं तो पापा की पेंशन, अपनी तनख्वाह और गांव के मकान के किराए से वह अच्छी तरह काम चलाती आ रही थी, पर बीमारी का यह अतिरिक्त खर्च, और बीमारी भी अनिश्चित अवधि तक की। दूर कहीं मुर्गा बोला, यह क्या सवेरा होने आया? तो वह आज बिल्कुल नहीं सोने पाई। कल सवेरे से ही फिर जुट जाना है। बाजार, स्कूल, सावित्री, पापा की परिचर्या, उसका सिर भारी होने लगा। अपना क्लास लेकर कुंती स्टाफ रूम में पहुंची और चुपचाप कुर्सी पर बैठकर बाहर देखने लगी। बहुत सी कापियां देखने को जमा हो गई थी, पर मन ही नहीं कर रहा था कुछ करने को। सिर बेहद भारी हो रहा था
और नींद आंखों में घुल रही थी। तभी मिसेज नाथ अपने भारी भरकम कंधों पर कापियों के 2 गट्ठर लादे घुसी। उसने देखकर भी नहीं देखा। नाथ भी कुछ नहीं बोली, चुपचाप कापियां देखने बैठ गई। कुंती ने सोचा, क्या इन्हें मालूम नहीं हुआ है कि मैंने सावित्री के यहाँ ट्यूशन कर ली है? हो सकता है आज न हुआ हो, पर कल तो होगा ही। तब नाथ ने गुस्से में आकर किसी लड़की की कापी ही उछाल दी थी और हड़बड़ा रही थी। दिमाग में गोबर भरा है और पढ़ने का शौक चर्राया है। अपने घर बैठो, खाओ पियो और मौज करो। न जाने कहाँ कहाँ से दिमाग चाटने आ जाती है। कुंती फिर बाहर देखने लगी। वह इस 1 साल में इन सब बातों की काफी अभ्यस्त हो चुकी थी। फिर भी लड़कियों पर यूं झुंझलाना, ऐसे अपशब्द कहना उसे कभी अच्छा नहीं लगता। फिर पढ़ी लिखी सभ्य सुसंस्कृत महिलाओं के मुंह से निकले हुए ऐसे शब्द जो इतनी छात्राओं की अध्यापिकाएं हैं, उनकी आदर्श हैं, उसे याद आया। जब पहली बार उसने इन्हीं नाथ को डांटते हुए सुना था तो आश्चर्य और गुस्से के साथ साथ उसे बेहद हंसी भी आई थी। वे गुस्से से कांपती हुई जोर जोर से स्केल को मेज पर पटककर सामने खड़ी थर-थर कांपती किसी लड़की को कह रही थी, कल यदि पाठ याद करके नहीं आई तो इस चलते हुए पंखे में लटका दूंगी। और कुंती को पंखे से लटकी हुई लड़की की कल्पना ने बेहद हंसाया था। एक वह थी जो अपनी कमजोर छात्राओं को सवेरे जल्दी आकर पढ़ाया करती या देर तक ठहर कर पढ़ाती। स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से उनके खोए आत्मविश्वास को जराती। पढ़ाई के अतिरिक्त विभिन्न रुचियों के विकास के लिए नई योजनाएं बनाया करती थी। इस सप्ताह परिणाम यह हुआ कि थोड़े ही दिनों में वह अपनी सहकर्मिनियों के बीच व्यंग्य और उपहास की पात्री और छात्राओं की परम प्रिय बहनजी बन गई थी। पर साल भर बीतते बीतते उसका भी उत्साह बहुत कम हो गया था। कापियां देखते समय उसने कई बार अपने परिश्रम की व्यर्थता महसूस की थी, पर फिर भी ऐसे अपशब्द, इस तरह झल्लाना। सुना है सावित्री की मां ने उसे किसी दूसरे स्कूल में 9वीं कक्षा में भर्ती करवा दिया है और शायद तुमने उसे घर पर पढ़ाना मंजूर कर लिया है। बात कुंती से ही कही गई थी, पर कुंती ने न मुड़कर उधर देखा न जवाब ही दिया। पैसे के जोर से 9वीं कक्षा क्या, मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी मिल सकता है। और भाई, हमने तो पहले ही कहा था कि ऐसी अच्छी ट्यूशन भाग्य से ही मिलती है। तब सामने वाला खुशामद कर रहा है तो हमें क्या, सीखे न सीखे, हमारी बला से। हम तो जितना समय तय हुआ है पढ़ाकर आ जाते हैं। अच्छा कुंती कितना लोगी? नाथ के शब्द कुंती को बुरी तरह बेध रहे थे। बिना मुड़े ही उसने जवाब दिया, मैंने लेन देन की कोई बात नहीं की। 1 महीने में यदि वह कुछ सीखेगी तो पढ़ाऊंगी, नहीं तो छोड़ दूंगी। और उसे लगा कि नाथ के चेहरे पर फिर वही व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट फैल गई है। मानो कह रही हो, अभी नई नई हो, इसलिए यह सब कह रही हो, धीरे धीरे अपने आप रास्ते पर आ जाओगी। क्या सचमुच कुंती भी एक दिन नाथ जैसी हो जाएगी? घर जाकर कुंती ने चाय पी और सावित्री के यहाँ चलने की तैयारी करने लगी। चाय वह हमेशा पापा के साथ बैठकर ही पीती थी और उनकी तबीयत का हाल भी जान लेती थी। यो नौकर अच्छा है, फिर भी उसने रमा बुआ को लिख दिया है कि वे गांव से आ जाएं। उसका तो बहुत सा समय बाहर निकल जाता है। घर का कोई आदमी पापा के पास होना ही चाहिए। वह उठने लगी तो पापा ने कहा, अभी तो स्कूल से आई है, थोड़ी देर आराम कर ले। वह बैठ गई। वह जानती है कि देर कर देने से शाम बस में ऑफिस की भीड़ हो जाती है, घुसना असंभव हो जाता है। फिर भी पापा की बात टालना नहीं चाहती। उसके इस दोहरे परिश्रम से पापा यूं ही काफी दुखी हैं। इस सब के लिए वे अपने को ही उत्तरदायी समझते हैं। कुंती उनके दुहक को किसी प्रकार भी नहीं बढ़ाना चाहती। इस बीमारी ने कितना विवश, कितना निरीह बना दिया है पापा को। 1 महीना पढ़ाकर ही कुंती को लगा कि सावित्री को वह अब नहीं पढ़ा सकेगी। 1.5 घंटा पढ़ाने के लिए पूरा 1.5 घंटा, और उसे बस ने बिगाड़ना पड़ता है। और इस प्रकार स्कूल के बाद पूरे 3 घंटे सावित्री के नाम अर्पण हो जाते हैं। उसके बाद वह इतनी थक जाती है कि किसी पत्रिका की 2 पंक्तियां भी उससे नहीं पढ़ी जाती। कल जब वह लेटी थी तो उसने देखा था कि वायलिन पर धूल की हल्की सी परत जम गई है। उसका मन टीस उठा था। उसने धूल पोंछी, पर चाहकर भी बजाने के लिए वह ऊपर नहीं जा सकी थी। बस
एकटक उसे देखती रही थी और उसे लग रहा था कि यदि जिंदगी का यही रवैया रहा तो वह शायद फिर कभी वायलिन नहीं बजा सकेगी। इस कल्पना से उसकी आंखें छलछला आई थीं। नहीं नहीं, जो भी होगा वह सहन कर लेगी, पर कल ही सावित्री की माँ से कह देगी कि वह अब पढ़ा नहीं सकेगी। और सचमुच वह दूसरे दिन कुंती ने जाकर सावित्री की माँ से कहा, देखिए, मैंने अपनी ओर से भरसक प्रयत्न किया, पर लगता है सावित्री को पढ़ाना मेरे लिए संभव नहीं होगा। सारे रास्ते वह संकल्प विकल्प करती रही थी। 1 महीने के लिए हुए 200 होगा। सारे रास्ते वह संकल्प विकल्प करती रही थी। 1 महीने के मिले हुए 200 रुपयों से घर की आर्थिक स्थिति कितनी संभल जाएगी, यह भी उसके सामने था। पर फिर भी उसने कह ही दिया, यह क्या बहन जी, आपके भरोसे तो हमने नया स्कूल शुरू करवाया। आपके पास पढ़कर इसका मन कुछ कुछ लगने लगा था। ऐसा तो मत करिए, एक बार बस किसी तरह 10वीं में पहुंचा दीजिए। मैं बेहद थक जाती हूँ, दूर भी तो बहुत आना पड़ता है। फिर पापा बीमार है, उनकी देखभाल दवा दारू करने के लिए भी तो मैं ही हूँ। पर कुंती को स्वयं लगा कि बात के अंत तक आते आते उसके स्वर की दृढ़ता जाती रही है। दूर तो है, फलाई में हीरे की चूड़ी नचाती हुई सावित्री की माँ बोली, पर 1 साल तो अब आप निभा ही दीजिए। फिर कुछ रुकते रुकते बोली, न हो, मैं गाड़ी का प्रबंध कर दूंगी, और क्या कर सकती हूँ। कुंती अवाक से माँ का चेहरा देख रही थी। 200 रुपए और गाड़ी। बात यह है बहन जी कि सावित्री की बात एक बहुत बड़े घर में चल रही है। उन लोगों की एक ही जिद है कि लड़की 10वीं हो जाएगी तो शादी करेंगे। आप किसी न किसी तरह 10वीं में पहुंचवा दीजिए, फिर वो संभाल लेंगे। अब आजकल के लड़कों को भी क्या कहें। और ये सावित्री भी है कि आपके सिवा किसी से पढ़ने को राजी ही नहीं होती। आप आइए, गाड़ी का प्रबंध मैं कर दूंगी। उस दिन कुंती गाड़ी में बैठकर घर लौटी। जैसे ही गाड़ी कोठी के फाटक में घुसी, उसने देखा मकान मालिक के यहाँ वाले मास्टर साहब रिक्शा में सामान लदवाए चले आ रहे हैं। अपने को गाड़ी में पाकर उसका मन गर्व और आत्मसंतोष से भर गया। उसने ट्यूशन भी की तो आत्मसम्मान के साथ की। बड़ी कोठी को पार करके वह अपने घर के सामने उतरी। पापा ने सुना तो वे भी प्रसन्न हुए। दूसरे दिन संध्या को जब वह गाड़ी में बैठकर सावित्री के यहाँ जा रही थी, तो उसने पहली बार देखा कि वह रास्ता कितना सुंदर है। ठसाठस भरी हुई बस में धक्के खाते समय शायद अपने को संभालने की चिंता ही अधिक रहती थी, और काम से लौटे हुए सट सट कर खड़े प्राणियों के पसीने की दुर्गंध से सिर भन्नाता रहता था। उस सबको पार करके रास्ते का सौंदर्य देख पाना क्या कोई सरल काम था। थोड़े दिनों में तो उसे लगने लगा, काश वह स्कूल भी गाड़ी में ही जा पाती। टुन्नी का मन अब लग गया था। मामा ने खबर दी थी कि वह पढ़ाई में भी अच्छा चल रहा है। पापा की तबीयत कभी ठीक कभी खराब ऐसे ही चलती। बोलना उन्होंने एक प्रकार से बंद ही कर दिया था। उनकी देखभाल के लिए रमा बुआ आ गई थी। कुंती के लिए वही स्कूल, घर, सावित्री, सारा घर जैसे ढर्रे पर चल रहा था। मन जब बहुत उबलता तो रात में ऊपर जाकर घंटों वायलिन बजाती। यही तो उसके नीरस जीवन का एक आधार था। उस दिन कुंती सावित्री को पढ़ाकर घर के लिए काम दे रही थी कि सावित्री की माँ ने एक बच्चे के साथ प्रवेश किया। बहन जी, यह सावित्री का भांजा है, अब से मेरे पास ही रहेगा। इसे कल ही स्कूल में डाला है। सावित्री के बाद थोड़ी देर तक इसे भी देख लिया करिए। कुंती को बोलने का अवसर दिए बिना ही वह बोले चली जा रही थी। बड़ा प्यारा बच्चा है, मीठी मीठी बातें करके आपका मन मोह लेगा। नमस्ते करो मुन्नू। और उस बच्चे ने छोटे छोटे हाथ जोड़ दिए। कुंती न हाँ कह सकी, न। अब सावित्री के बाद आधे घंटे के करीब वह बच्चे को भी पढ़ाने लगी। संतोष और तसल्ली यही थी कि उसके बाद उसे गाड़ी घर तक छोड़ने आती थी, और गाड़ी में बैठकर जब ठंडी हवा का झोंका उसके बदन को सहलाता था तो उसे बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे यह सिलसिला बढ़ता गया। सावित्री के छोटे भाई बहन में से कोई न कोई अब आता ही रहता। तभी किसी को घर का काम पूछना रहता था तो किसी को टेस्ट की तैयारी करनी रहती थी। माँ बस इसी बात का ध्यान रखती थी कि सावित्री जब तक पढ़े कोई बच्चा कमरे में न जा पाए। कभी तभी तो स्वयं उसके पास आकर बैठती, सावित्री की पढ़ाई की बात पूछती, पापा की तबीयत के बारे में पूछती, घर की और बातें पूछती, और फिर कुंती के धैर्य की
उसके साहस की तारीफ करती हुई चली जाती। शुरू शुरू में कुंती को यह सब बहुत अटपटा लगता था, फिर धीरे धीरे वह इस सब की अभ्यस्त हो गई। रात को जब वह लेटी तो टुन्नी की बड़ी याद आ रही थी। आज स्टाफ रूम में देखे हुए एक सिनेमा पर बड़ी बातें होती रही थी। टुन्नी के जाने के बाद कितना नीरस हो गया है उसका जीवन। बिस्तर पर लेटे हुए पापा और काम में व्यस्त बुआ जी उसके बराबर की, और लड़कियां कितनी मौज करती हैं। घूमना फिरना, सैर सपाटे, हंसी मजाक उसके जीवन में, तो यह सब दूर दूर तक भी नहीं है। क्या कहीं भी नहीं होगा? क्या उसका सारा जीवन यूं ही निकल जाएगा? जितना रुपया वह कमाती है उसमें कितने ठाठ से वह रह सकती है, पर वह जानती ही नहीं कि ठाठ क्या होता है, मौज क्या होती है। पापा क्या अब कभी अच्छे नहीं होंगे? कितने दिन वह इस तरह पड़े रहेंगे? टुन्नी होता तो वह कल ही उसके साथ सिनेमा जाती। कब टुन्नी बड़ा होगा और उसके कंधों का भार हल्का करेगा? सच, अब तो वह ऊब गई है। सामने वायलिन लटका था, अब दो वह बजा नहीं पाती, उसे देखती रहती है। उसे एकटक देखते रहना भी सांत्वना देता है। कितना कम हो गया है उसका वायलिन बजाना। जब तब समय मिलता है तो उसकी धूल पोंछ देती है। कभी कभी तो उसका मन करता है कि स्कूल, घर सब छोड़कर अपना वायलिन लेकर कहीं चली जाए और इतना बजाए कि उसका अस्तित्व ही मिट जाए। वह कुंती न रहे, बस संगीत की एक स्वर लहरी बन जाए, उसमें मिल जाए। दिसंबर की छुट्टियों में टुन्नी आया। उसके आने से ही जैसे घर चहक उठा। पापा प्रसन्न, कुंती प्रसन्न। घर की एकरसता टूट गई। आते ही उसने फरमाइश की कि क्रिकेट का टेस्ट मैच देखेंगे। अभी भी क्रिकेट के लिए उसका पागलपना जैसे का तैसा बना हुआ था। पिछले साल सारे दिन क्रिकेट खेल कर ही तो फेल हुआ था, पर इस बार कुंती ने टिकट का प्रबंध करने के लिए जमीन आसमान एक कर डाला। उसकी बड़ी इच्छा थी कि जैसे भी हो टुन्नी को वह मैच देखने के लिए भेज दे। इसी बहाने वह अपने परिचितों के घर भी हो आई, वरना आजकल तो मिलना जुलना भी छूट गया था। पर किसी तरह भी टिकट का प्रबंध नहीं हो सका। वह समझ नहीं पा रही थी कि लोगों पर ऐसा पागलपन कैसे सवार हो जाता है। इस खेल को लेकर किसी चीज का नशा भी होता है, ये सब वह जैसे धीरे धीरे भूलती जा रही थी। उसने टुन्नी को समझा दिया कि कमेंट्री सुनकर ही संतोष कर लेना। सावित्री के यहाँ पढ़ाने गई तो सावित्री ने डरते डरते कहा, बहन जी कल मत आइए, हम मैच देखने जाएंगे। अच्छा, तुम लोगों को टिकट मिल गए? मेरा छोटा भाई भी आया हुआ है, इलाहाबाद से पागल हो रहा है, पर किसी तरह टिकट का इंतजाम नहीं हो सका। माँ से पूछूं, शायद एक आध ज्यादा हो। और सावित्री दौड़ गई। कुंती सोच रही थी, उसे इन लोगों का ख्याल क्यों नहीं आया अभी तक। माँ आई, टेलीफोन किया और कहा, आप उसे तैयार रखिए 9 बजे। बच्चे गाड़ी में उधर से ही उसे लेते जाएंगे। कुंती प्रसन्न हो गई। टुन्नी सुनेगा तो कितना प्रसन्न होगा। वह जबरदस्ती इन लोगों से खींची खींची रहती है, कितना अपनापन रखती है बेचारी। पापा के बारे में भी हमेशा पूछती रहती है, कहती रहती है, किसी भी तरह की जरूरत हो तो कहिएगा। वह व्यवहार में क्यों जरूरत से ज्यादा रूखी है। टुन्नी इलाहाबाद लौट गया। उसी सप्ताह 2 बार पापा की तबीयत बहुत खराब हुई। कई दवाइयां बदली, विशेषज्ञ को भी बुलाना पड़ा और न चाहकर भी कुंती को फिर बैंक से 500 रुपए निकालने पड़े। आखिर वह क्या करे, अब बचे ही कितने हैं, वे भी समाप्त हो जाएंगे। तब सावित्री के छमाही इम्तिहान का फल निकलने वाला है। वह पहले से कुछ सुधरी है, पर 9वीं में वह पास नहीं हो सकती, यह कुंती जानती है। उसने तो पहले भी कहा था, पर माँ को एक ही जिद है कि जैसे भी हो उसे 10वीं में भेजना है। तो वह क्या करे। वह पूरा परिश्रम करती है, जी जान लगाकर पढ़ाती है। परीक्षाफल अच्छा नहीं निकला तो माँ क्या कहेगी। वह पहुंची तो पहले माँ से ही मुलाकात हुई। लीजिए, आपकी ही बात कर रही थी, इस बार मेरा एक काम आपको करना होगा। कुंती की जिज्ञासु आंखें माँ के चेहरे पर टिक गईं। मेज की दराज में से एक थैला निकालकर वह बोली, उस दिन आपका भाई जैसा स्वेटर पहने था, वैसा एक मेरे लिए भी बना दीजिए। मैं तो ये काम जानती नहीं, उसका स्वेटर मुझे बहुत ही पसंद आया। बाहर से किसी के बुलाने पर माँ थैला मेज पर छोड़कर चली गई और फिर लौटकर आई ही। कुंती लौटी तो उसके हाथ में ऊन का थैला था।
घर आते ही बुआ ने बताया, डॉक्टर साहब आए थे, एक नुस्खा दे गए हैं। उसने बिना देखे ही नुस्खा पर्स में पटक दिया। पापा के पास पहुंची तो वे आंखें बंद किए सो रहे थे। एक क्षण वह उनके मुरझाए जर्द चेहरे को देखती रही, फिर भारी मन से लौट आई। उस रात उसने खाना भी नहीं खाया, चुपचाप परी परी वायलिन को ही देखती रही। फिर आंखें मूंदी तो कोरों से आंसू ढुलक पड़े। आखिर जिस बात का डर था वही हुआ। सावित्री छमाही इम्तिहान में फेल हो गई। कुंती पहुंची तो देखा सावित्री रो रही थी। माँ का पारा चढ़ा हुआ था। कुंती को देखते ही बोली, यह देखिए, यह निकला रिजल्ट। आप तो कहती थीं कि अब सुधर रही है, निकल जाएगी, सभी में तो फेल है। नहीं बहन जी, अब तो यह पढ़ाई छुड़ानी ही पड़ेगी। पढ़ना लिखना इसके बस का नहीं। फिर वह सगाई की बात भी खत्म हुई। अब कौन पानी की तरह रुपया बहाए। देखूं, कुंती ने रिपोर्ट हाथ में लेते हुए कहा, पेपर्स इतने खराब नहीं किए थे कि सभी में फेल हो जाती, पर उसे रिपोर्ट में लाल धब्बे के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सावित्री की रिपोर्ट के लाल धब्बे, पापा के कफ में खून के लाल धब्बे, सब जगह बस लाल लाल। मैं तो अभी भी कहती हूँ कि आप एक बार इसके स्कूल जाइए, इसकी टीचरों से मिलिए। स्कूल जाने से बात ही दूसरी हो जाती है। कुछ उम्मीद हो तो पढ़ाई जारी रखें, नहीं तो किस्सा खत्म करें। और कुंती सोच रही थी, उसके घर आकर उसकी खुशामद करने वाली माँ और यह माँ क्या एक ही है। मैं स्कूल जाकर पता लगाऊंगी, बात करूंगी। वार्षिक परीक्षा में तो इसे पास करवाना ही है। अब आप जिम्मा ले तभी पढ़ाऊंगी, जैसे भी हो पास करवा दीजिए। कुंती जानती है कि ऐसा जिम्मा कोई नहीं ले सकता और ले तो निभा नहीं सकता। फिर भी उसने कहा कि वह पूरी कोशिश करेगी। और सचमुच कुंती सावित्री के स्कूल गई। सौभाग्य से वहां की अध्यापिकाओं में एक पुरानी परिचिता मिल गई, पर वहां वह पूछताछ के अतिरिक्त कर ही क्या सकती थी। वह सावित्री को और ज्यादा मेहनत से और अधिक समय देकर पढ़ाने लगी। अभी सावित्री का पढ़ना बंद हो जाए तो इस तो के बारे में तो वह सोच ही नहीं सकती। गर्मियां आईं तो कुंती के नीरस, बोझिल, उदास दिन और भी लंबे हो गए। अब उसे न पापा की बीमारी की चिंता थी, न स्कूल के काम में कोई दिलचस्पी थी और न सावित्री को पढ़ाने में। फिर भी वह मशीन की तरह सब करती थी। अब सावित्री की माँ की कोई भी बात उसे बुरी नहीं लगती। लौटते समय कभी कोई बच्चा साथ हो जाता और माँ आजकल के जिद्दी बच्चों को कोसती हुई कह देती, बहन जी जरा 2 मिनट को उतरकर इसे जूता दिलवा दीजिएगा। ये ड्राइवर लोग तो ठगा लाते हैं, बच्चे भी क्या है। बात मुंह से पीछे निकलती है, चीज पहले चाहिए। कुंती दिलवा देती। अब टुन्नी आ जाएगा। वह बेसब्री से टुन्नी की प्रतीक्षा कर रही थी। उसके आने से स्थिति में किसी तरह का भी अंतर पड़ने वाला नहीं था, फिर भी वह उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। कितनी ही बार उसने पड़े पड़े सोचा कि टुन्नी के आते ही वह कहेगी, टुन्नी ले अब तू संभाल। मैं नहीं जानती तू छोटा है या बड़ा, जो तेरी समझ में आए कर। मैं कहीं जाती हूँ, पापा का ठेका मैंने अकेले तो नहीं लिया। अब तक मुझ में दम रहा, मैंने संभाला, अब एक दिन भी मुझसे नहीं संभलता। और जब जब उसने ऐसा सोचा, वह घंटों रोई। पापा से वह क्यों ऊब गई थी, क्यों जाने अनजाने मनाने लगी थी कि या तो पापा अच्छे हो जाएं, या फिर सावित्री को पास कराने के लिए उसने रात में देर देर तक जागकर प्रश्नों के उत्तर लिखे और कटवाए। इम्तिहान के दिनों में वह सवेरे शाम दोनों समय पढ़ाने गई। इतना सब करने पर भी पता नहीं यह पास होगी या नहीं। अचानक एक दिन पापा को जोर की कै हुई और सारा फर्श खून से भर गया। कुंती सकते में आ गई। बुआ जी ने रो रो कर भर दिया। डॉक्टर, दवाई, इंजेक्शन, भाग दौड़, पागलों की तरह कुंती ने सब किया। वह खुद नहीं जानती उसने इतनी शक्ति कहाँ से आ गई। विशेषज्ञ के कहने पर पापा अस्पताल में भर्ती करवा दिए गए। कुंती अस्पताल से लौटी तो बुआ ने सारा घर धो रखा था। घर में पैर रखते ही उसे एक विचित्र सी अनुभूति हुई। लगा जैसे वह उन्हें कुछ दिनों के लिए अस्पताल में नहीं छोड़कर आई है, वरन हमेशा हमेशा के लिए कहीं छोड़कर आई है, जहां से वे अब कभी नहीं लौटेंगे। वह सिहर गई। टुन्नी को तार देकर बुला ले। नहीं, 2 दिन बाद उसकी परीक्षा समाप्त होगी, तभी बुलाएगी। कहीं बीच में ही आ गया
तो यह साल फिर खराब हो जाएगा। 1 साल तो पहले ही खराब हो चुका है। 2 दिन बाद ही कुंती को सावित्री की माँ से जाकर 500 रुपए मांगने पड़े। माँ ने रुपए दे दिए। उसने जल्दी से उन्हें लौटाने का आश्वासन दिया। इम्तिहान हो चुके थे, पढ़ाने का काम इतना नहीं था। यूं ही इधर उधर का कुछ करवा कर कुंती लौटी तो माँ ने कहा, बहन जी, अब तो सावित्री का रिजल्ट निकलने वाला है, आप एक बार जरा स्कूल में देख आइए ना। ऊंच नीच हो तो अभी कुछ करवा डालिए, रिजल्ट निकलने के बाद बड़ी मुश्किल हो जाती है। अभी जाना चाहे तो गाड़ी नीचे खड़ी है। जी, इस समय तो अस्पताल जाना है। फिर मैं सोचती हूँ इस बार वह वैसे ही पास हो जाएगी। कोई भरोसा नहीं बहन जी, कल आप स्कूल के समय आकर चली जाइए। यह सब करवाने का जिम्मा अब तो आपका ही है। कुछ देने लेने की बात हो तो भी कोई चिंता नहीं, उस स्कूल में सब चलता है। बस जरा बात करने का ढंग चाहिए। जी, कल जाकर देखूंगी। मैं तो सोचती हूँ कि वह यूं ही पास हो जाएगी। रात में सोई तो सोच रही थी कि ये 500 रुपए कैसे चुकाएगी। मामा को लिख दे कि गांव का मकान बेच दें। मामा को एक बार कम से कम आकर तो देखना चाहिए था। आज कितना असहाय वह अपने को महसूस कर रही थी। इतनी बड़ी दुनिया में क्या कोई भी ऐसा नहीं है जो इसकी पीठ पर आश्वासन भरा हाथ रखकर 2 शब्द सांत्वना के ही कह दे। रोते रोते उसकी हिचकियां बंध गईं। अचानक ही उसके मुंह से निकला, हे भगवान, अब तो तू पापा को उठा ले, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं टूट चुकी हूँ। और फिर उसने दोनों हाथ कसकर मुंह पर रख लिए, मानो मुंह से निकली हुई इस बात को वापस धकेल देना चाहती हो। सामने वायलिन लटका था, उस पर धूल की मोटी सी परत जम गई थी। वायलिन बजाना तो उसका तभी का छूट चुका था जब तब उसकी धूल पोंछ दिया करती थी, सो वह भी छूट गया। कितने दिनों से उसने धूल नहीं पोंछी, आज भी उससे नहीं उठा जा रहा है। क्या होगा केवल धूल पोंछकर? अब क्या वह कभी वायलिन बजा पाएगी? टेलीफोन करके, इधर उधर से कोशिश करके सावित्री की माँ ने पता लगा लिया कि सावित्री 2 विषयों में फेल है। एक विषय में फेल होती तो उसे चढ़ा दिया जाता, पर अब उसे नहीं चढ़ाया जाएगा। एक विषय में जैसे भी हो उसे पास करवाना ही है। कुंती जब पहुंची तो माँ ने उसे बैठने भी नहीं दिया। बहन जी, यह मैंने पता लगा लिया, वरना सावित्री तो फेल ही हो जाती। आपने तो कह दिया पास हो जाएगी। आप तुरंत ही गाड़ी लेकर जाइए, अपनी पहचान वाली बहन जी से, बड़ी बहन जी से बात करिए, इधर उधर कोशिश करके पास करवा कर आइए, नहीं तो हमारे इतने रुपयों पर पानी फिर जाएगा। साल खराब हुआ सो अलग, किन 2 विषयों में फेल हो गई, वहां जाकर पता लगाइए। फेल हुई है, यह तय बात है। आपने जिम्मा लिया था, अब तो पूरा करना ही पड़ेगा। आखिर कुंती से कोशिश करके भी कुछ नहीं बोला गया। गाड़ी नीचे खड़ी है, देर करने से अब काम नहीं चलेगा। 2 दिन बाद तो रिजल्ट ही निकल जाएगा, फिर कितनी मुश्किल होगी कुछ करवाने में। और हाँ, न हो तो कुछ रुपए लेकर जाइए, ढंग से बात करने से सब कुछ हो जाता है। इस स्कूल में हमने 9वीं में भर्ती करवा ही दिया था, आप अब चढ़वा दीजिए। कुंती बिना बोले चुपचाप नीचे उतर गई। सबसे पहले वह अपनी परिचिता के पास गई, पर वह समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या कहे, कैसे कहे। उसकी मित्र काम करते हुए भी इधर उधर की बातें कर रही थी। तुम बहुत दुबली दिखाई दे रही हो, पापा कैसे हैं, आदि आदि। कुंती स्वयं नहीं जानती उसने क्या कहा, कैसे कहा। बस इतना ही उसे याद है कि वह एक अध्यापिका से और मिली थी, प्रधान अध्यापिका से भी मिली थी। उनसे मिलने के लिए काफी देर तक उसे बाहर प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। वह बैठी भी रही थी। उसे याद नहीं कि उसे उनसे कुछ आश्वासन भी मिला था या नहीं। उसे यह भी पता नहीं था कि लौटकर माँ से क्या कहेगी। नीचे उतरी तो प्यास से उसका गला बुरी तरह सूख रहा था। मई की गर्मी भी कितनी भयंकर होती है। उसने चपरासी से पानी मांगा। उधर से एक भारी भरकम महिला हंसती हुई पेपर्स का बंडल लिए गुजरी। कुंती को लगा, महिला मिसेज नाथ से कितनी मिलती जुलती है। चपरासी ने पानी लाकर दिया तो एक सांस में ही वह सारा गिलास खाली कर गई। पता नहीं जल्दी पीने के कारण या क्यों, उसे बड़े जोर की खांसी आई। वह खांसती ही चली गई, खो खो खो, यहाँ तक कि उसका मुंह लाल हो गया और आंखों से पानी निकलने लगा। एक हाथ से छाती दबाए और दूसरे से रूमाल मुंह पर रखे
वह गाड़ी की ओर बढ़ी, खांसी बंद हुई, पर फिर भी उसके कानों में जैसे वही आवाज गूंजती रही, खो खो खो। एकाएक कुंती को लगा कि उसकी यह खांसी, यह खोखली खोखली आवाज पापा की खांसी से कितनी मिलती जुलती है। हु बूहू, वैसी ही तो है। सहमकर उसने गाड़ी के शीशे में देखा, कहीं उसके चेहरे पर भी तो वैसा कुछ नहीं जो उसके पापा के चेहरे पर। तो अभी आप सुन रहे हैं मनु भंडारी की लिखी कहानी क्षय। कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें या चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।